भाई साहब, फोटोज कभी कभी बड़े अटपटे और अजीब हो सकते हैं, पर यार ये वक्त के पल को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। लेकिन कुछ फोटोज के पीछे दिखने वाली मासूमियत और खूबसूरत नज़ारों से कहीं ज्यादा डरावनी और गहरी कहानियां छिपी होती हैं। इस दुनिया को अलविदा करने से कुछ ही पल पहले मुस्कुराते हुए दोस्तों के ग्रुप से लेकर एक नॉर्मल सी दिखने वाली जगह के गहरे राज तक, ये पक्की बात है कि आज रात आपको सोने का कोई इरादा नहीं होगा। तो चलिए भाई लोग, जानते हैं कुछ ऐसी देखने वाली फोटोज के बारे में जिनके पीछे की कहानियां आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। क्रिस और लिजेन का आखिरी पल। दुनिया की सैर करना एक ऐसा शानदार और आजादी भरा अनुभव है जो हमेशा आपके साथ रहता है। और ठीक इसीलिए डच छात्र क्रिस क्रेमर्स और लिजेन फ्रून 2014 की शुरुआत में पनामा गए थे। उन्होंने वहां पर हाइकिंग करने, घूमने और स्थानीय बच्चों को वॉलंटियर बनकर पढ़ाने का प्लान बनाया था। तो जब आप उनके डिजिटल कैमरा से मिली इस फोटो को देखते हैं तो आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन असलियत में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। ये फोटो 1 अप्रैल को ली गई थी, जब क्रिस और लिजेन बोकवेट के पहाड़ी शहर में अपनी होस्ट फैमिली के घर से निकले थे। वे परिवार के कुत्ते को पास के जंगलों में सैर पर ले गए थे। हालांकि उस शाम वो कुत्ता अकेले वापस आया, बिना उन लड़कियों के। परिवार ने अगले दिन तक इंतजार किया, लेकिन जब लड़कियां अगली सुबह वाइकिंग टूर के लिए नहीं आईं, तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। एक सर्च पार्टी बनाई गई और शहर और जंगलों का कोना कोना छान मारा गया। चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, उन टूरिस्ट का कोई नामो निशान नहीं मिला। करीब 10 हफ्ते के बाद मामला तब पलटा जब एक स्थानीय महिला ने एक बैकपैक पुलिस को दिया। दावा किया कि उसे ये नदी के किनारे मिला है। इसके अंदर कई तरह के निजी सामान, लिजेन का कैमरा और दोनों लड़कियों के सेलफोन थे। जब पुलिस ने कैमरा और सेलफोन की जांच की तो जो हुआ उसकी एक बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आने लगी। उनके गायब होने के बाद 4 दिनों में पुलिस को कांटेक्ट करने की 77 कोशिशें की गई थी। सोचिए जरा, 77 बार। लेकिन उस घने जंगल की वजह से सिर्फ एक कॉल कनेक्ट हो पाई, और वो भी सिर्फ 2 सेकंड बाद कट गई। 6 अप्रैल को क्रिस के फोन को अनलॉक करने की कई नाकाम कोशिशें की गईं, और 11 अप्रैल आते आते दोनों फोन पूरी तरह से डेड हो गए थे। लेकिन यार, इससे भी ज्यादा डराने वाली चीज थी लिजेन के कैमरा में मिली फोटोज। शुरुआती फोटोज 1 अप्रैल को ली गई थी और काफी हद तक नॉर्मल लग रही थी। हालांकि कुछ तेज नजर वालों ने उसमें कुछ अजीब परछाइयों को नोटिस किया, जो वहां मौजूद किसी भी लड़की की नहीं लग रही थी। जी हाँ, बहुत ही अजीब बात है यार। खैर, जैसे जैसे उनके फोटोज आगे बढ़ते हैं, इन लड़कियों की मुस्कुराहट कहीं गायब हो जाती है और इसकी जगह उनके चेहरों पर उदासी और डर साफ नजर आने लगता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी चीज ने उनको डरा दिया था? कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फोटोज का आखिरी सेट तो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 8 अप्रैल को सुबह 1 से 4 बजे के बीच ली गई ये तस्वीर उनके गायब होने के पूरे 7 दिन बाद की है। इन धुंधली और डरावनी तस्वीरों में हमें कुछ अजीबोगरीब निशान दिखाई देते हैं, जो शायद उन्होंने अपनी लोकेशन बताने के लिए पत्थरों या लकड़ियों से बनाए होंगे। इसके अलावा घने जंगल की रैंडम डरावनी इमेजेस और सबसे ज्यादा खौफनाक, क्रिस के सिर के पिछले हिस्से की एक फोटो। सबसे बुरे की उम्मीद करते हुए पुलिस ने उस इलाके की तलाशी ली जहां वो बैकपैक मिला था, और अफसोस की बात है कि उनका डर सच साबित हुआ। वहां दोनों लड़कियों की हड्डियां मिली और साथ ही क्रिस के कपड़े भी, जो नदी के किनारे बड़े सलीके से तय करके रखे गए थे। धत्तेरी की, मतलब जंगल में मौत के मुंह में खड़ा इंसान अपने कपड़े तय करके क्यों रखेगा? शायद किसी और ने। ये बहुत ही अजीब बात है। और तो और, जहां लिजेन की हड्डियां ऐसा लग रहा था जैसे वो कुदरती तौर पर डिकम्पोज, मतलब कि सड़ गई हो, वहीं क्रिस की हड्डियां बिल्कुल सफेद थी, मानो किसी ने उनको जानबूझकर ब्लीच किया हो। भाई, ये कहानी अब काफी डरावने मोड़ पर आ गई है। इस भयानक खोज के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों, टूर गाइड्स और वहां मौजूद सारे हाइकर्स से पूछताछ की, लेकिन आखिरकार उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। आज तक ये पूरा मामला एक खौफनाक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के पास थ्योरीज नहीं है। सबसे ज्यादा माने जाने वाली बात बिल्कुल सिंपल है कि क्रिस और लिजेन बस रास्ते से भटक गए और जंगल में खो गए। ऐसी गलती जिसने आखिरकार उनकी जान ले ली। लेकिन उनका टूर गाइड, जो उस इलाके का चप्पा चप्पा जानता है, वो अपनी बात पर अड़ा था कि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वहां खोना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हर जगह सही रास्ते के निशान लगे हैं। तो फिर दूसरा एंगल यह है कि शायद वो किसी चीज या किसी इंसान से भाग रहे थे और जान बचाने के लिए उन्हें रास्ता छोड़कर अनजान जंगल में घुसना पड़ा, जिसका मतलब है कि अंधेरे में ली गई वो सारी अजीबोगरीब फोटोज शायद उस चीज को डराने की कोशिश कर रही हूँ। इंटरनेट पर बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन भाई, अगर ऐसा होता तो उनका पीछा करने वाला कम से कम किसी एक फोटो में तो दिखाई देता। ये ज्यादा मुमकिन लगता है कि वो अपना रास्ता देखने के लिए कैमरा फ्लैश का इस्तेमाल कर रहे थे, या जैसा कि आसमान की फोटोज इशारा करती हैं,
शायद किसी तरह का SOS सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे थे। वो 77 फेल कॉल्स इस बात का सबूत हैं कि ये जंगल में फंसी दो बेबस लड़कियों की एक दुखद कहानी है, जो आखिरकार कुदरत के कहर का शिकार हो गई। और रही बात हड्डियों की, तो शायद जानवरों ने ऐसा किया हो। लेकिन यार, ब्लीच की हुई हड्डियां और सलीके से रखे कपड़े, ये सवाल अब भी थोड़ा सा खटकता है। तो भाई, असली माजरा है क्या? क्या लड़कियों के गायब होने के पीछे कोई और खौफनाक साजिश थी? शायद, क्योंकि उस डिजिटल कैमरा में से एक इमेज गायब है, जिसे किसी वजह से डिलीट कर दिया गया था। हमें ये इसलिए पता चला क्योंकि कैमरा अपने आप सभी फोटोज को नंबर देता था, और इमेज नंबर 509, जो दिन वाली फोटोज और डरावनी रात वाली तस्वीरों के बीच कभी भी ली गई थी, वो कहीं पे भी नहीं मिली। उन्होंने एक रैंडम फोटो को क्यों डिलीट किया होगा? हो सकता है किसी और ने इसको डिलीट कर दिया हो, क्योंकि शायद उसमें कातिल या किसी जुर्म का सबूत था। कुछ लोगों का शक उस टूर गाइड पर भी है। जब वो उसके टूर के लिए नहीं आई, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए उनके कमरे में गया था, और खबरों के मुताबिक उसने वहां करीब 30 मिनट बताए। वो वहां पर क्या कर रहा था? कुछ लोगों का मानना है कि उसने वहां अपना विजिटिंग कार्ड प्लांट किया ताकि वो दिखा सके कि लड़कियां उसको जानती थी, या खुद को बचाने के लिए कोई कहानी गढ़ सके। और वो रात की तस्वीरें, शायद पुलिस को गुमराह करने की एक चाल। सच तो ये है कि हम नहीं जानते। बस इतना पता है कि उसने बाद में जांच में मदद की, और यहाँ तक कि लड़कियों के कुछ अवशेष भी उसी ने ढूंढे। क्या उसे शुरू से पता था कि लाशें कहाँ पर हैं, और वो बस अपने निशान मिटा रहा था? क्या वो तय किए हुए कपड़े पुलिस को भटकाने के लिए थे? क्या हो अगर लड़कियां 1 अप्रैल को उससे मिली हों, लेकिन जंगल में कुछ गलत हो गया हो? भाई, मेरा तो ना सिर चकरा रहा है। तो वैसे तो ट्रिप एडवाइजर पर उस टूर गाइड के रिव्यू अच्छे हैं, लेकिन एक रिव्यू ने सबके कान खड़े कर दिए। उसमें एक महिला ने दावा किया कि वो गाइड उसके साथ जरूरत से ज्यादा चिपक रहा था, और यहाँ तक कि उसने बड़े चाकू से हमला करने का मजाक भी उड़ाया था। मतलब हद है यार। अब ये रिव्यू घटना के काफी बाद आया था, तो हो सकता है कोई इंटरनेट पर बस मजे ले रहा हो, लेकिन फिर भी शक तो होता है। पर दिक्कत यह है कि ये सिर्फ अटकलें हैं। हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, और बिना सबूत किसी को कातिल कहना सही नहीं होगा। हाँ यार, ऐसा लगता है कि हम इस राज के सुलझने के बिल्कुल करीब भी नहीं है। और सच बताऊं तो इस केस में और भी इतनी अजीब बातें हैं जो बताने के लिए वक्त कम पड़ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या क्रिस और लिजेन बस जंगल में रास्ता भटक गई थी, या इस त्रासदी के पीछे कोई गहरा और काला सच छिपा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, अगर आज की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और राज मिस ना कर दें। कुछ और खौफनाक तस्वीरों के लिए तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। डुंडास पर्वत का भूत। बात है 2016 की, जब रेडिट यूजर स्लाइस्ड अप बीफ ने क्रीपी सब रेडिट पर एक पोस्ट डाली। उसमें उसने बताया कि कैसे वो और उसकी दोस्त हैमिल्टन ओटारियो के डुंडास पीक पर हाइकिंग के लिए गए थे। उन्हें वहां जाने का आइडिया तब आया जब उसकी दोस्त का कजिन कुछ दिन पहले ही वहां पर गया था, और इंस्टाग्राम पर उसके नजारे की एक फोटो डाली गई थी। तो भाई, स्लाइस्ड अप बीफ और उसकी दोस्त ने भी वहां जाने का प्लान बनाया, और जब वो वहां पर पहुंचे तो बारी बारी से उसी जगह पर वैसे ही फोटो खींचने लगे। लेकिन यार, कहानी में असली मोड़ तब आया जब करीब 1 महीने के बाद उसकी दोस्त ने उसे मैसेज करके एक बहुत ही अजीब सी खबर दी। उसने कहा कि वो पुरानी फोटोज को कंपेयर कर रही थी। तभी उसने कजिन वाली फोटो में कुछ अजीब नोटिस किया। पगडंडी के किनारे से काफी नीचे, जहां ढलान इतनी तीखी है कि वहां खड़ा होना नामुमकिन है, वहां पत्थरों के बीच एक पतला सा इंसान एकदम सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर ये काफी डरावना नहीं था, तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे उसका चेहरा ही नहीं है। उफ, रूह कांप जाती है यार। ये बिना चेहरे वाला जाया किसी और फोटो में नहीं था, बावजूद इसके कि वो सब लगभग एक ही एंगल से ली गई थी। इस खौफनाक खुलासे के बाद स्लाइस्ड अप बीफ ने रेडिट पर वो पोस्ट डाली ताकि उसे कुछ जवाब मिल सके। ज्यादा देर नहीं लगी और कम्युनिटी के बाकी लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों का शक था कि वो साया बस चट्टान का हिस्सा है, और जो रंग, सिर, पैर और धड़ बना रहे हैं वो पास की चट्टानों में भी मिल सकते हैं। हो सकता है ये सच हो, लेकिन यार, उस साये का धड़ पास की चट्टान से ज्यादा सफेद लग रहा है, और सिर और पैरों का काला रंग आसपास के किसी पत्थर से मेल नहीं खाता। बाकी लोगों ने कहा कि ये बस कोई हाइकर हो सकता है, लेकिन भाई, जितनी खड़ी और खतरनाक वो ढलान दिखाई दे रही है, वहां किसी का होना नामुमकिन लगता है। फिर भी वो आकार बिल्कुल इंसान जैसा है। क्या कोई रास्ता भटक गया था? यार, चेहरे का क्या मतलब, चेहरा क्यों नहीं है जब तक कि उसके काले बालों ने उसको ढक ना लिया हुआ? तो अब बस ये आखिरी थ्योरी बचती है कि हम जिसको देख रहे हैं वो कोई पैरानॉर्मल या भूतिया चीज है। इसमें कोई शक नहीं है कि डुंडास पीक चढ़ने के लिए ये एक खतरनाक जगह है, और सालों से इसने कई हादसे और त्रासदी देखी है। क्या वो साया किसी ऐसे हाइकर की भटकती आत्मा है जिसका पैर फिसल गया था? कुछ लोग तो पक्का यही मानते हैं भाई। मैं तो लॉजिक के साथ ही जाऊंगा, और मैं कहूंगा कि शायद नहीं। लेकिन फिर भी यार, उस एकदम सीधे खड़े बिना चेहरे वाले साये में कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत बेचैन करने वाला है।
और मुझे पक्का यकीन है कि इस वीडियो के खत्म होने के काफी बाद तक ये मेरे दिमाग में घूमने वाला है। इतनी भी मासूम नहीं है। इस फोटो को देखकर मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, क्या पता है, अरे वाह कितना खुशमिजाज बंदा है यार, क्या ये पिकनिक पे जा रहा है? लेकिन भाई मैं इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता था। देखिए, मुस्कुराता हुआ आदमी असल में हेरोल्ड एगिन्यू है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिसने 1942 में दुनिया का पहला परमाणु चेन रिएक्शन अपनी आंखों से देखा था और 3 साल के बाद पहले परमाणु बम को बनाने में भी इसका हाथ था। और वो जो उसके हाथ में है वो कोई पिकनिक का डब्बा नहीं है भाई, वो प्लूटोनियम कोर है जिसे बाद में फैट मैन के अंदर डाला गया। जी हाँ, वही परमाणु बम जिसे उसी साल नागासाकी पर गिराया गया था और जिसने पलक झपकते ही 80,000 से ज्यादा लोगों का नामो निशान मिटा दिया। ये फोटो 1945 में पैसिफिक के तिनियन द्वीप पर ली गई थी, जहां प्रोजेक्ट अल्बर्टा, वो ग्रुप जो बम को जोड़ने और गिराने के लिए जिम्मेदार था, उसकी मीटिंग हुई थी। और इस फोटो की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ सब कितने रिलैक्स्ड और नॉर्मल लग रहे हैं। अगर आपको ना पता हो तो आपको लगेगा कि ये लोग बस कोई मिलिट्री गेम खेल रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, ना कि दुनिया के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हेरोल्ड एगिन्यू बाद में द ग्रेट आर्टिस्ट नाम के प्लेन में एक साइंटिफिक ऑब्जर्वर बनकर उड़े थे, जो एनोला गे प्लेन के ठीक पीछे था, वही प्लेन जिसने नागासाकी पर बम गिराया था। प्लेन में रहते हुए उन्होंने कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली फुटेज रिकॉर्ड की, जो नीचे हो रही तबाही की एक छोटी सी झलक देती है। जी हाँ, अब ये फोटोज इतनी मासूम सी नहीं लगती, सही कह रहा हूं ना? झाड़ियों में छिपा आदमी। 26 फरवरी 2015 की सुबह 17 साल के डेलन पोआ ने अपने परिवार को बताया कि वो हवाई के ओआहू में एक फेमस रास्ते पर हाइकिंग के लिए जा रहा है, और भाई वो फिर कभी नहीं दिखाई दिया। डेलन उस वक्त अपनी दादी से मिलने गया था, जो उस रास्ते के खतरों को बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने उसको बहुत मना भी किया, लेकिन हम जानते हैं कि उस उम्र का जोश होता कैसा है। दादी की चेतावनी के बावजूद उस लड़के ने जाने का फैसला कर लिया। उस 4000 फुट के हाइकिंग ट्रैक को हाइकियो स्टेयर्स कहा जाता है, जो कि अलाव पर्वत श्रृंखला पर लोहे से बनी करीब 4000 सीढ़ियों का एक ढांचा है। भाई कुछ जगहों पर यह रास्ता सिर्फ 18 इंच चौड़ा है, मतलब आपकी एक छोटी सी लापरवाही और आप सीधा 2000 फुट नीचे नुकीली चट्टानों पर होंगे। फिर भी डेलन उस चुनौती को जीतने के लिए निकल पड़ा। जबकि वो रास्ता 1987 में ही पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, तो वो निकल पड़ा और शुरुआत में सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था। उस लड़के ने पहाड़ों पर चढ़ते हुए अपनी कई फोटोज ली और अपने परिवार को भेजी। लेकिन 26 फरवरी को सुबह 11 बजे के करीब वो फोटोज अचानक से आनी बंद हो गई और डेलन कभी भी घर नहीं लौटा। जब उसके परिवार ने उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई तो एक बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन हुआ, जिसमें होनोलुलु फायर डिपार्टमेंट, लोकल वॉलंटियर्स, परिवार, ड्रोन ऑपरेटर्स और यहां तक कि अमेरिकी नेवी को भी शामिल किया गया। लेकिन यार 3 मार्च तक गायब होने के 5 दिन बाद भी डेलन का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऑफिशियल सर्च बंद कर दी गई। हालांकि कुछ वॉलंटियर्स ने ढूंढना जारी रखा, लेकिन उनकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला। और ठीक इसी वक्त डेलन के परिवार ने उसकी भेजी हुई आखिरी फोटो को गौर से देखा और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्या आप उसको देख सकते हैं? वहां पहाड़ी से थोड़ा नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी झाड़ियों में दुबक के बैठा है। अब देखो, हो सकता है कि वो कोई रैंडम हाइकर हो, लेकिन डेलन इस फोटो के लिए जाने के कुछ ही देर के बाद गायब हो गया। वह आदमी डेलन का पीछा कर रहा था क्या, या उस लड़के के साथ जो हुआ वो उसके लिए जिम्मेदार था? शायद डेलन ने अपने पीछा करने वाली की फोटो इसलिए ली हो ताकि वो उसको डरा सके या सबूत रिकॉर्ड कर सके। हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये इमेज देखकर मुझे बहुत डरावनी वाइब आती है भाई। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ हाइकर्स ने 2 मार्च को सर्च बंद होने के ठीक 1 दिन पहले मदद के लिए चीखें सुनने की बात कही थी। जाहिर तौर पर 5 लोग उस रास्ते पर चढ़ रहे थे। जब उन सब ने एक आवाज सुनी, बचाओ मुझे और हेल्प मी, उसके बाद कहा कि मैं यहाँ नीचे हूँ, उस इलाके का कोना कोना छानने और पुलिस को खबर करने के बाद भी सारी कोशिशें पूरी तरह से बेकार साबित हुई। तो यार असल में हुआ क्या था? ऑफिशियल बयान यह है कि डेलन रास्ते में किसी पॉइंट पर फिसल गया और मुख्य रास्ते से गिर गया। वहां से हो सकता है कि वो इतना जिंदा बच गया हो कि हाइकर्स उसको सुन सकें, लेकिन बुरी किस्मत कि वो इतना दिखाई नहीं दे रहा था कि समय पर ढूंढा जा सके। बस पेंच ये है कि अगर कोई गिरा होता तो पक्का वो रास्ते से बहुत दूर नहीं गिरा होता। और हालांकि ऑफिशियल सर्च 3 मार्च को बंद हो गई थी, लेकिन उस इलाके को सालों बाद तक खोजा जाता रहा और फिर भी कुछ नहीं मिला, जो हमें दूसरी संभावना की ओर ले जाता है कि फोटो में दिख रहे उस आदमी का इसमें कोई हाथ था। होनोलुलु पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी किया और उस आदमी के बारे में किसी भी जानकारी के लिए पूछा, लेकिन भाई कोई कभी सामने नहीं आया। तो उसकी पहचान और उस खतरनाक रास्ते पर उसके होने की वजह आज भी एकदम अनजान है। क्या उसने डेलन को किडनैप किया? अगर उसने किया तो उन हाइकर्स ने किसकी आवाज सुनी थी?
भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किसी और त्रासदी को रोकने के लिए होनोलुलु सिटी काउंसिल ने 2021 में हाईक्यू स्टेयर्स को उखाड़ने का फैसला किया, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वो सीढ़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हों, दुर्भाग्य से बिल्कुल डेलन पुआ की तरह। डेविड जॉनस्टन, पैर फैलाए हुए चेहरे पर वो मुस्कान जो खिली हुई धूप जैसी लग रही है, हाथों में नोटबुक। इस फोटो में डेविड जॉनस्टन कितने बेफिक्र लग रहे हैं। शादी कोई और हो सकता है इतना, लेकिन भाई साहब 13 घंटे के बाद वो इस दुनिया से पूरी तरह से मिट गए। इलिनॉइस में पले बढ़े जॉनसन ने 1971 में जियोलॉजी में हाईएस्ट ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से अपनी पीएचडी पूरी की। ज्वालामुखी और उनकी हरकतों में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और आखिरकार 1978 में उन्हें यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में नौकरी मिल गई, जहां उनका काम उन इशारों पर नजर रखना था जो ज्वालामुखी फटने का संकेत दे सकते थे। 2 साल के बाद 1980 में वॉशिंगटन के स्कामनिया काउंटी में माउंट सेंट हेलेंस, जो एक विशाल 1300 फुट ऊंचा ज्वालामुखी है, उसमें 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। वैसे तो ये बहुत ही हल्का था, लेकिन इसका मतलब था कि 123 सालों में पहली बार वो ज्वालामुखी जाग रहा था, और जॉनस्टन वहां पहुंचने वाले पहले जियोलॉजिस्ट में से एक थे, खास तौर पर ज्वालामुखी गैस की स्टडी की जिम्मेदारी संभालते हुए। जॉनस्टन उन गुर्राते हुए ज्वालामुखी पर टेस्ट करने में हर दिन कई घंटे बिताते थे, और यार उन्हें यह काम बहुत ही पसंद भी था। वो अपने काम में इतना खो जाते थे कि कभी कभी तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वो सक्रिय क्रेटर उसके अंदर भी चले जाते थे। लेकिन 18 मई 1980 का दिन उनकी नौकरी का आखिरी दिन होने वाला था। उस दिन वो ज्वालामुखी से करीब 5.5 मील दूर कोल्ड वाटर ऑब्जर्वेटरी पोस्ट पर निगरानी कर रहे थे। पिछली रात ही उन्होंने अपने फील्ड असिस्टेंट हैरी ग्लिकन से चार्ज लिया था, और इसी अदला बदली के दौरान उनकी वो फोटो खींची गई थी। सिर्फ 13 घंटे के बाद 18 मई की सुबह 8:32 पे एक बहुत ही जोरदार गड़गड़ाहट हुई और जॉनस्टन ने वॉशिंगटन को अपना आखिरी मैसेज भेजा, वैंकूवर वैंकूवर ये शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर उनके आखिरी शब्दों में डर नहीं बल्कि एक जोश था, और तभी माउंट सेंट हेलेंस फट गया। चट्टान और बर्फ के विशाल लैंडस्लाइड ज्वालामुखी के उत्तरी हिस्से से नीचे लुढ़कने लग गए, सीधे जॉनस्टन की तरफ। फिर गैस से भरा मैग्मा और जलता हुआ लिक्विड धमाके के साथ बाहर निकला और उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा में भयानक 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फैल गया। सिर्फ 6 मिनट के भीतर ज्वालामुखी के आसपास का 230 वर्ग मील का इलाका, यानी करीब 10 मैनहट्टन के बराबर, एक बंजर झुलसे हुए रेगिस्तान में बदल गया। ये कहना मुश्किल है कि जॉनस्टन के धरती पर आखिरी पल कैसे रहे हों, सिवाय इसके कि वो किसी कयामत से कम भयानक नहीं होंगे। बहुत ढूंढने के बावजूद उनका शरीर कभी नहीं मिला। दुख की बात है कि उस दिन 56 और जिंदगियां खत्म हो गईं, लेकिन ये गिनती और भी ज्यादा हो सकती थी। देखिए, जॉनस्टन और कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी फटने से पहले के दिनों में जिद करके एक बड़े इलाके को पब्लिक के लिए पूरी तरह से बंद करवा दिया था। क्या हीरोज थे यार वो। आज जॉनस्टन को वोल्केनोलॉजी में एक अहम हस्ती के रूप में याद किया जाता है, और उनके सम्मान में कोल्ड वाटर सेकंड की जगह का नाम बदलकर जॉनस्टन रिज रख दिया गया है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो इसके हकदार तो हैं। वेबस्टर सिस्टर्स, ज्यादातर समय सेल्फी लेते वक्त सबसे बुरी चीज हो सकती है वो है खराब लाइटिंग, लेकिन भाई कभी कभी ये सेल्फी एक भयानक त्रासदी की वजह बन सकती है। ऐसा रिकर और केल्सी वेबस्टर दोनों की उम्र करीब 15 साल थी, और केल्सी की छोटी बहन सवाना जो सिर्फ 13 साल की थी, अक्टूबर 2011 में यूटा के खूबसूरत स्पेनिश फोर्क कैनियन में टहलने का मजा ले रही थी। अचानक उन्हें अपनी दाईं ओर से गड़गड़ाहट की धीमी सी आवाज सुनाई दी, और उनको एहसास हुआ कि आगे एक रेल की पटरी है। गड़गड़ाहट करती हुई ट्रेन दूर से दिखाई दी और लड़कियों को लगा कि ये एक फन फोटो लेने का बढ़िया मौका है। पटरियों के पास पोज देते हुए उन्होंने ट्रेन के गुजरते वक्त ये सेल्फी ले ली। फिर सवाना ने इसे फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, और दोस्तों ये आखिरी काम था जो उसने अपनी जिंदगी में किया। लड़कियां इतनी एक्साइटेड थीं कि उनके पास से गुजरने वाली ट्रेन का शोर इतना तेज था वो ये देख ही नहीं पाई कि दूसरी दिशा से एक और ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। ट्रेन कंडक्टर के मुताबिक बोर्ड पर मौजूद लोगों ने उन लड़कियों को करीब 12 दर्दनाक सेकंड्स तक देखा, और कंडक्टर ने जितनी बार हो सके हॉर्न बजाया, लेकिन यार कोई फायदा नहीं हुआ। 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी पूरी तरह से रुकने में 1 मील से ज्यादा का समय लगा था। यह ट्रेन तो सिर्फ 39 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं था। इस भयानक हादसे के बाद ऐसा केल्सी और सवाना की आखिरी फोटो मिली, और इसमें सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि आप फोटो के ऊपर दाईं ओर उस दूसरी ट्रेन की हेडलाइट को असल में देख सकते हैं। ओफ यार, ये उन लड़कियों के लिए, उनके परिवारों के लिए और उस रेल स्टाफ के लिए भी दिल तोड़ने वाला है, जिन्हें इतनी भयानक घटना के बाद ऐसे मंजर का सामना करना पड़ा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अपने अंदर के शैतान से जीत,
क्या आपने कभी कोई ऐसी फोटो खींची है और बाद में उसको गौर से देखने पर कुछ अजीब नोटिस किया हो? मैंने भी नहीं किया। लेकिन अगर आप कोलोराडो के रहने वाले जो मार्टिनेज से पूछेंगे तो उनका जवाब बिल्कुल अलग होगा। बात 1999 की है। जो और उनकी पत्नी पैटी अपने एक रिश्तेदार की 50वीं सालगिरह की पार्टी में गए थे और इस खास मौके पर उन्होंने एक साथ फोटो खिंचवाई। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पार्टी का मजा लिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन 8 साल के बाद 2007 में जब जो और पैटी अपनी फोटो एल्बम देख रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा नोटिस हुआ जिसने उनको के अंदर तक हिला के रख दिया। क्या आप इसको देख सकते हैं? वहां जो के बाएं कंधे के ऊपर से झांकता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुर्राता हुआ कुत्ता है, जो इतना अजीब नहीं होता अगर पार्टी में सचमुच कोई कुत्ता होता। लेकिन जो और पैटी दोनों कसम खाते हैं कि वहां कोई ऐसी चीज नहीं थी। असल में उन दोनों का मानना है कि वो डरावना चेहरा असल में एक दानव का है। अरे रुक जाओ भाई, सब्र करो। मैं जानता हूं ये बात हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? लेकिन पता चला कि जब वो फोटो ली गई थी तो जो भाई एक बहुत बुरी लत से जूझ रहे थे और उसके कई सालों बाद तक भी, जब तक कि उन्होंने इसे कथित दानव कुत्ते को नहीं देखा। इस खोज से हैरान होकर जो ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल ली। उस दानव को अपनी लत का एक काला संकेत मानते हुए उन्हें आखिरकार अपनी बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ने की प्रेरणा मिली। अब वो उस फोटो को अपने साथ हर जगह पर ले जाते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाना, जो कि सचमुच काफी अच्छी और पॉजिटिव बात है यार। लेकिन क्या ये सचमुच जो की बुराइयों का कोई दानवी रूप है या इसका कोई लॉजिकल कारण भी है? फोटोग्राफ एक्सपर्ट जॉन डेवनपोर्ट ने इमेज की जांच की और इस नतीजे पर पहुंचे कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो भाई इस पॉइंट पर तो दानव वाली थ्योरी हो जाती है ये पूरी। हालांकि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये सिर्फ पेरिडोलिया का मामला हो, एक ऐसी दिमागी हालत जहां लोगों को बेजान चीजों में चेहरे दिखाई देने लगते हैं जबकि असल में वहां बस रैंडम पैटर्न्स होते हैं। फिर भी अगर इसका कोई लॉजिकल कारण है तो वो क्या हो सकता है? मुझे सच में नहीं पता भाई। अपने विचार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं। लाल बालों वाली महिला। 2024 के एक आस्क रेडिट थ्रेड में ओपी ने पूछा कि हाइकर्स ने रास्ते में अब तक सबसे डरावनी चीज क्या देखी है। यूजर गैडला08 ने इस इमेज के लिंक के साथ जवाब दिया। पहली नजर में शायद ये बहुत ही साधारण सा लग सकता है, लेकिन अगर आप बस यहाँ पर जूम करेंगे तो आपको वो दिखाई देगा। जी हाँ, वो एक महिला है जिसका चेहरा दर्द से बुरी तरह से ऐंठा हुआ है। देखिए, गैडला08 अपने कुछ दोस्तों के साथ सांता बारबरा कैलिफोर्निया में एक पॉपुलर ट्रेल पर हाइकिंग कर रहा था। उस रास्ते पर एक 150 फुट ऊंचा झरना है और उन्होंने उसके नीचे के हिस्से में कुछ बोल्ड रंग और कुछ फोटो खींचने का फैसला किया। उन तस्वीरों में से एक में उन्होंने अनजाने में 22 साल की सेलर गिलियम्स को अपनी जिंदगी के सबसे बुरे पल में कैद कर लिया था। एक दिन पहले वो अपने दोस्त के साथ हाइकिंग कर रही थी, लेकिन वापसी के रास्ते में वो खो गए और अंधेरा हो गया। रास्ता खोजने की कोशिश में सेलर एक चट्टान से कूद गई और बुरी तरह से लैंड हुई, जिससे कि उनका पैर टूट गया। तो उनका जो दोस्त था वेगा, उसने उनको उठाया और बाकी रास्ते उसे गोद में ले जाने की कोशिश की, लेकिन यार इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। वेगा फिसल गया जिससे उसकी कोहनी टूट गई और सेलर का टखना चकनाचूर हो गया। अब भाई वो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में थे, चलने में पूरी तरह लाचार। सेलर के पास वहीं रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जबकि वेगा मदद लाने के लिए निकल गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। तो सेलर वहीं पर पड़ी रही, मदद के लिए पूरी रात चिल्लाती रही, जब तक कि उसका गला साथ छोड़ नहीं गया। आखिरकार ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, मदद आ गई, गैडला08 और उसके 2 दोस्तों के रूप में। अब सोमवार की दोपहर हो चुकी थी और वो पूरा रास्ता खाली पड़ा था, लेकिन गैडला की एक दोस्त निकोल ने अपनी आंख के कोने से कुछ नोटिस किया। लाल बालों की एक झलक। पास जाकर जांच करने पर तीनों हाइकर्स सेलर को पाकर हैरान रह गए। वो बेसुध थी और बार बार बेहोश हो रही थी, लेकिन वो जिंदा थी। उन्होंने तुरंत 911 डायल किया और थोड़ी देर में पैरामेडिक्स हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंच गए और सेलर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वो इस भयानक हादसे में जिंदा बच निकली, लेकिन दिल तोड़ने वाली बात यह है कि वेगा के लिए ऐसा नहीं किया जा सका। वो रास्ते में नीचे कहीं पर गिर गया और इस बार वो दोबारा नहीं उठ सका। लेकिन अगर उसके लाल बाल नहीं होते तो शायद सेलर का भी वही हाल होता। ये सब तब पता चला जब गैडला ने बाद में उन फोटोज को दोबारा चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि वो सेलर के आसपास उससे कहीं ज्यादा देर तक बोल्ड रंग कर रहे थे जितना उन्होंने पहले सोचा था। वो एक नहीं बल्कि 2 तस्वीरों में दिखाई देती है और उसके चेहरे के उस भाव में कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा बेचैन करने वाला है। मदद के लिए पुकारने में असमर्थ, वो निराशा की एक खामोश चीख जैसी लगती है। शुक्र है वो अब ठीक है और कहती है कि जब भी वो हाइकिंग पर जाती है उसने हमेशा रास्ते पर ही रहना सीख लिया है। हालांकि पर्सनली कहूं तो भाई मैंने हाइकिंग की इतनी डरावनी कहानियां सुन ली हैं कि मेरा तो अब कभी जाने का मन ही नहीं करेगा। इनटू द वाइल्ड। भाई लोग, क्या कभी आपका मन किया है कि सब कुछ छोड़कर बस कहीं पे दूर भाग जाएं?
और इस मॉडर्न लाइफ से डिटॉक्स करें। 1990 में जॉर्जिया की एमरी यूनिवर्सिटी उससे ग्रेजुएट होने के बाद क्रिस्टोफर मैककेंडलेस उनको एहसास हुआ कि उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी 2 साल बाद वो फंसा हुआ, भूखा और ये फोटो लेते हुए मिला, जो उसकी आखिरी फोटो साबित हुई। उसके हाथ में मौजूद साइन पर लिखा है, मैंने एक खुशहाल जीवन जिया है और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अलविदा, और भगवान आप सबका भला करें। लेकिन एक बार जब आप थोड़ा और जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उस मुस्कान के बावजूद क्रिस्टोफर मैककेंडलेस अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में खुश नहीं था। आप शायद ये नाम पहचानते होंगे। मैककेंडलेस की कहानी को इनटू द वाइल्ड किताब में कवर किया गया था, जिसे 2007 में एक पॉपुलर फिल्म में भी बदला गया। और यार, उसकी कहानी सचमुच ही वाइल्ड है। क्रिस आमतौर पर एक होनहार स्टूडेंट था और एक अमीर परिवार से आता था, लेकिन उसका मॉडर्न सोसाइटी से मोह भंग हो गया था, जिसे वो लोगों के असली चरित्र के लिए जहर मानता था। समाज का हिस्सा बनने के बजाय क्रिस उससे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। तो ग्रेजुएट होने के बाद उसने अपनी सारी सेविंग्स, पूरे $24,000 ऑक्सफैम को दान कर दिए, फिर घर छोड़ दिया और पूरे अमेरिका की यात्रा पे निकल गया। लेकिन यार, ये कोई आम गैप ईयर वाली ट्रिप नहीं थी। क्रिस कम से कम पैसों और सामान के साथ यात्रा करना चाहता था और अपनी पुरानी जिंदगी का हर निशान हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहता था। तो उसने एक नकली नाम रख लिया, अलेक्जेंडर सुपरस्ट्रैम्प, जो उसने अपनी पढ़ी हुई एक किताब से लिया था, और निकल पड़ा। हालांकि उसने शुरुआत एक कार से की थी, लेकिन एक भयानक बाढ़ ने उसको कार छोड़ने पर मजबूर कर दिया और बाकी यात्रा के लिए उसे पैदल चलने, हिच हाइकिंग और यहाँ तक कि कैनोइंग पर निर्भर रहना पड़ा। और हाँ, स्मार्टफोन से पहले के उस दौर में वो अपने साथ कोई फिजिकल मैप भी नहीं ले जा रहा था। मतलब हद है यार। फिर भी क्रिस का यह अविश्वसनीय सफर उसे पूरे नॉर्थ अमेरिका में ले गया और अप्रैल 1992 तक वो किसी तरह फेयरबैक्स, अलास्का तक पहुंचने में कामयाब रहा। हालांकि ये उसकी आखिरी मंजिल बनने वाली थी। क्रिस ने जो आखिरी लिफ्ट ली थी वो फेयरबैक्स से स्टेम्पी ट्रेल तक की थी, एक खतरनाक और वीरान हाइकिंग ट्रेल जिसकी सिफारिश सबसे ज्यादा तैयार हाइकर्स के लिए की जाती है। लेकिन ड्राइवर के मुताबिक क्रिस तैयार नहीं लग रहा था। उसके पास सिर्फ 10 LBS चावल, अलास्का का एक बेसिक और कम जानकारी वाला रोड मैप, कुछ किताबें और एक .22 राइफल थी, जो भालू के हमले जैसी स्थिति में बहुत ही कमजोर मानी जाती है। इसके बावजूद उसने ड्राइवर के बेहतर सामान के ऑफर को ठुकरा दिया और वैसे ही वाइल्ड यानी कि जंगल में निकल गया। और भाई, स्टेम्पी ट्रेल सचमुच वाइल्ड है, विशाल, सुनसान, धोखेबाज और बेरहम। लेकिन क्रिस बहुत ही कॉन्फिडेंट था और अपनी धुन का पक्का था, शायद कुछ जरूरत से ज्यादा ही। आखिरकार उसे एक लावारिस बस मिली जहां उसने अपना कैंप लगाने का फैसला किया। यहाँ उसने कई तस्वीरें ली और एक जनरल डायरी में लिखा वो रोज क्या खाता था। बहुत ज्यादा नहीं था, आमतौर पर इसमें जंगली बेरीज और छोटे शिकार शामिल होते थे। क्रिस ने 43वें दिन एक मूस का शिकार कर लिया। हालांकि वो उसे प्रिजर्व नहीं रख पाया और वो सिर्फ 5 दिनों बाद खराब हो गया। जनरल में उस थोड़े बहुत खाने की लिस्ट है जो क्रिस शिकार करने और ढूंढने में कामयाब रहा। लेकिन 94वें दिन तक ये साफ हो गया था कि बहुत कुछ गलत हो रहा था। डायरी की एंट्री बताती है कि क्रिस बेहद कमजोर महसूस कर रहा था, जिसका जिम्मेदार उसने आलू के बीजों को बताया। 6 दिन के बाद उसने खुद को ट्रैप्ड इन द वाइल्ड यानी कि जंगल में फंसा हुआ पाया और कैंप छोड़ने के लिए बहुत ही कमजोर बताया। संभावना है कि अलविदा कहने वाले साइन के साथ उसकी फोटो इसी समय के आसपास ली गई थी। क्रिस ने जो आखिरी चीज लिखी थी वो 107वें दिन ब्यूटीफुल ब्लूबेरीज थी। उसके बाद के 6 दिन खाली हैं। उसका शिकार शिकारियों द्वारा 6 सितंबर को बस के अंदर खोजा गया। उसका वजन सिर्फ 67 LBS था, जो औसत अमेरिकी पुरुष के वजन का 1/3 है। माना जाता है कि 18 अगस्त के आसपास भूख से क्रिस की मौत हो गई थी। ये दिल तोड़ने वाला साइन बस के बाहर चिपका हुआ मिला। ऐसा लगता है कि अपने आखिरी दिनों में उसे आखिरकार इंसानी कनेक्शन की अहमियत समझ आ गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अब इस बात पर बहस है कि क्या क्रिस की मौत भूख से हुई या जिन आलू के बीजों का उसने जिक्र किया था वो इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो बीज खराब ही क्यों ना हो, वो वैसे भी मौत की तरफ बढ़ ही रहा था। कोई भी कुछ बेरीज और गिलहरियों के सहारे बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। एक ज्यादा दिलचस्प बहस यह है कि क्या क्रिस्टोफर मैककेंडलेस को एक हीरो माना जाना चाहिए या फिर एक नादान बच्चा समझ के खारिज कर देना चाहिए। एक तरफ मॉडर्न सोसाइटी को त्यागने और साधारण जीवन के उसके आदर्शवादी नजरिए की तारीफ की जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यही वो कारण है जिसकी वजह से वह आज हमारे साथ नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप जानते हैं कि आपकी राय कहाँ देनी है? तो भाई लोग, आज के लिए हमारे पास बस इतना ही वक्त है। इन कहानियों में से कौन सी कहानी आपके दिमाग में सबसे ज्यादा घर कर गई, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। और देखने के लिए शुक्रिया।